हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रतिभा। तो जैसे कि काफ़ी समय से हम यूजीसी नेट की बात करें तो हम प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन के अलावा हमें टॉपिक्स पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यूजीसी नेट जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए केवल प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप थ्योरी के साथ प्रैक्टिस को इंक्लूड करेंगे तभी हमारी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो बहुत जल्द आपको इसकी भी क्लासेस मिलेंगी, ताकि जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर सकें। उसके बाद जब हम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो हमारे लिए हेल्प होगा। तो आज की क्लास में तो हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं जो आपकी एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। स्पेशली अगर मैं बात करूंगी, वैसे तो सभी स्टूडेंट देख सकते हैं जिन लोगों का होम साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, एक तरीके से आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा। लेकिन स्पेशली आज की जो क्लास है वो यूजीसी नेट स्टूडेंट के लिए है, तो वो ज़रूर इस क्लास को फुल अटेंड करें। और ये क्वेश्चन ये कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावना भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। वहाँ आपको क्विजेज़ वगैरह मिलती हैं, पीडीएफ हैं और क्लास की नोटिफिकेशन है, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। एंड अगर आपको आज का सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने पूछा गया है कि समाज शास्त्रियों के अनुसार किस प्रकार का विवाह अक्सर सामाजिक और आर्थिक अपेक्षाओं के कारण भागीदारों के बीच बेहतर आपसी समझ और समानता को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो पहली बात स्टूडेंट, यहाँ आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, आगे मैं इंग्लिश में भी आपको दिखाऊंगी तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं बहुविवाह, दूसरा है बहुपतित्व, ठीक है, और तीसरा है एक विवाह, और चौथा है सामूहिक विवाह। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने हिंदी में तो देख लिया है, पॉज करके आप आंसर दे सकते हैं। एक बार आप जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में भी देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जैसे आप जानते हैं कि बहुविवाह किसे कहते हैं, सामूहिक विवाह तो आप सभी जानते हैं, समूह में जो विवाह किया जाता है, ठीक है। एक विवाह क्या होता है, बहुपतित्व विवाह क्या होता है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे बहुविवाह की, ठीक है, बहुविवाह किसे कहते हैं, यानी एक व्यक्ति एक समय में एक ही से मतलब एक से अधिक लोगों से विवाह करता है, तो वो क्या होता है, बहुविवाह होता है, ठीक है। और वहीं बहुपतित्व विवाह की बात करें तो एक महिला, ठीक है, एक साथ कई पुरुषों से जो विवाह करती है तो बहुपतित्व विवाह होता है। अब वहीं एक विवाह की बात करें तो एक विवाह मतलब एक समय में एक व्यक्ति केवल एक स्त्री से ही विवाह कर रहा है, तो वो क्या है, एक विवाह है। और यही आपका क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन सी। यानी भागीदारों के बीच बेहतर जो आपसी अंडरस्टैंडिंग होती है और जो समानता को बढ़ावा देता है वो क्या देता है, एक विवाह देता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो दूसरे क्वेश्चन की, तो आधुनिक समाज में संयुक्त परिवार से यानी ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, और एकल परिवार की ओर बदलाव के साथ कौन सा समाज शास्त्रीय कारक सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। यानी परिवार के सदस्यों के बीच आर्थिक निर्भरता में कमी, दूसरा है पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं पर अधिक जोर, सी है कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं का विकास, और डी है शहरी क्षेत्रों में व्यक्तिवादी मूल्यों में गिरावट, ठीक है। तो यहाँ आपको बताना है कि आधुनिक समाज में संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर जो बदलाव है उसके साथ कौन सा समाजशास्त्रीय कारक सबसे अधिक जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो और यहाँ पे अगर हम इंग्लिश में देखें तो एक बार पढ़ लीजिए और फिर राइट आंसर देने की कोशिश करें। अगर बहुत ज़्यादा छोटा दिख रहा है स्क्रीन में क्वेश्चन तो आप अपने स्क्रीन से जूम करके भी देख सकते हैं। क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, क्वालिटी अगर हमने अच्छी नहीं की है, क्वालिटी बढ़ाने से नेट भी खर्च होता है, वो मैं समझ रही, ठीक है, लेकिन क्वालिटी बढ़ाने से क्वेश्चन बहुत क्लियर दिखते हैं तो सॉल्व करने में अच्छा लगता है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे राइट आंसर की, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, यानी परिवार के सदस्यों के बीच आर्थिक निर्भरता में कमी। जैसा कि आप जानते हो कि अभी जो चल रहे हैं वो हो रहा है आपका क्या, जॉइंट फैमिली से आपका न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो रहा है। तो यहाँ पे रीजंस आपके कई सारे हो सकते हैं इस चीज़ के। पहली बात तो
पैसों की कमी की वजह से, या अगर हम बात करें तो नौकरी की वजह से लोग क्या कर रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं। जब शहर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार में तब्दील हो रहा है। अब भाई जहाँ नौकरी करेंगे वहीं इंसान रहेगा भी। अब वो रहेंगे तो उनकी सेवा करने के लिए पत्नी भी होंगी, फिर बच्चे, फिर लोग ऐसे ही क्या होते हैं, थोड़ा थोड़े मात्रा में टूटते जाते हैं। और फिर क्या हो सकता है, और क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, ठीक है। रहने की जगह में कमी हो सकती है। जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि सेपरेट रूम से आपको एक मतलब जगह मिले जहां आप रिलैक्स होकर रह सके, तो ऐसा नहीं है। संयुक्त परिवार में लोग आपस में रहते हैं। ज़रूरी नहीं बहुत ज़्यादा पैसे वैसे हैं तो शायद आपको अलग चीज़ें मिल पाए, लेकिन सब आपको बांट के करना पड़ता है, हर चीज़ आपको शेयर करनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे कोई प्राइवेसी बहुत ज़्यादा नहीं होती है संयुक्त परिवार में, जबकि एकल परिवार की बात करें थोड़ा सा प्राइवेसी होती है। आप अपने हिसाब से वर्क कर सकते हो, जहाँ मन करे वहाँ जा सकते हो, लेकिन अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तो आपको अपने बड़ों से पूछ कर ही जाना रहता है। तो कई सारे बाउंडेशंस की वजह से भी हो सकता है कि लोग एकल परिवार को ज़्यादा चुनते हैं, कि यहाँ कोई रोक टोक नहीं है, कोई हमें टोक नहीं रहा, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि संयुक्त परिवार की अपेक्षा आजकल जो वर्तमान समय में है, वो एकल परिवार पे लोग ज़्यादा जोर देते हैं कि मैं रहूं, मेरे हस्बैंड रहें और मेरे बच्चे रहें, बस इतने ही लोग परिवार होना चाहिए। बट क्या ही किया जाए, तो आपका ऑप्शन पहला है वो आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिवारिक जीवन चक्र में निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। पहला है संकुचन चरण, दूसरा है विस्तार चरण, तीसरा है आरंभिक चरण और चौथा है मध्य चरण। तो इनका आपको क्रम लगाना है। कैसे होगा, अगर आपने इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया है तो आप बता सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ें और आप बताइए फैमिली लाइफ साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम राइट आंसर को देखें तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बात करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका क्या होगा, आरंभिक चरण, ठीक है। उसके बाद आपका होगा विस्तार चरण, देन आपका आएगा मध्य चरण तीसरे नंबर पे, और लास्ट में आपका आएगा संकुचन चरण। तो ये आपका क्या आएगा, चौथे नंबर पे आएगा। तो इस तरीके से आपका क्या बनेगा, क्रम बनेगा। तो अगर हम बात करें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, यानी 3241, ठीक है। 3241 आपका क्या है, राइट आंसर है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कैसे होगा। तो देखो प्रारंभिक चरण में क्या होता है, जो स्टार्टिंग का फेज होता है, इसमें क्या होता है कि विवाह होता है, ठीक है, और एक घर की स्थापना होती है। भाई शादी, दो इंसानों की मतलब लड़का लड़की की क्या हुई, शादी हुई, ठीक है, एक जोड़ा बना। उसके बाद विस्तार में क्या हुआ कि फिर उसके बाद क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है। वो माता पिता बच्चे का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, ठीक है। बच्चा अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और मध्य चरण में आते आते बच्चा वयस्क हो गया है और घर छोड़ना शुरू कर दिया है। यानी भाई कॉलेज में जा रहा है, मान लो स्टडी ही कर रहा है, जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मध्य चरण में हो जाती हैं। संकुचित चरण में, संकुचन चरण में क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं। यहाँ पे देखिए जब बच्चों की जॉब वगैरह लग जाती है, पढ़ाई वगैरह उनकी कंप्लीट हो जाती है, तो वो जॉब वगैरह के लिए बाहर चले जाते हैं अपने माता पिता से दूर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो माता पिता से जब वो दूर चले जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी जो सदस्य हैं वो रिटायर हो जाते हैं। मम्मी पापा रिटायर हो गए मान लो, ठीक है, उनके बच्चे हैं। अब बच्चे चले गए दूर भाई पढ़ाई करने, या फिर उनकी नौकरी लग गई, तो उसके बाद घर पे कौन बचा, मम्मी पापा। तो इसी को बोलते हैं खाली घोषला चरण, ठीक है। तो खाली जो घोषला चरण होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप समझ गए होंगे कि क्या बात है। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है कि शादी होती है, एक जोड़ा बनता है। दूसरे चरण में क्या होता है, बच्चे का जन्म होता है, और माता पिता बच्चे का पालन पोषण करते हैं। तीसरे चरण में क्या होता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, कॉलेज वगैरह ज्वाइन किया, जॉब वगैरह किया, ठीक है। और संकुचन चरण में क्या होता है कि बच्चा जब जॉब वगैरह करने लगा, बाहर रहने लगा, तो घर पे बच्चे मम्मी पापा अकेले, और उसी को बोला जाता है खाली घोषणा चरण, ठीक है, चरण मतलब, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, मतलब बच्चे पूरी तरह से क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक है। और परिवार का आकार क्या हो रहा है, घटता है।
तो ये जो चीज़ें हैं ये आप याद रखेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार अध्ययन में उल्लिखित वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के परिवारों को व्यवस्थित करें। पहला है अभिविन्यास का परिवार, दूसरा है संगोत्री परिवार, तीसरा है पितृ सत्तात्मक परिवार और चौथा है पितृ स्थानीय परिवार। उनके वर्गीकरण के अनुसार सही क्रम का चयन करें। अगर आपको इसकी डिफिनीशन पता है कि इन जो चारों ऑप्शंस है इनका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, तो आप आराम से सीक्वेंस लगा सकते हैं। तो आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो क्या हैं? जन्म संबंधों की प्रकृति, अधिकार और निवास के आधार पर। दूसरा है अधिकार संबंधों की प्रकृति, निवास और जन्म। सी है संबंधों की प्रकृति, अधिकार, जन्म और निवास। और चौथा है जन्म, अधिकार, निवास और संबंधों की प्रकृति। तो एक बार इस क्वेश्चंस को यहाँ पे देखिए, उसके बाद राइट आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ अगर हम बताएं आपको क्वेश्चन करना, थोड़ा सा आप पॉज कर सकते हैं और उसके बाद आप ये चारों ऑप्शंस देखिए और फिर राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चंस की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन पहला। ठीक है, ये आपका ऑप्शन जो पहला है ये आपका राइट आंसर है, यानी आपका जन्म, ठीक है, और संबंधों की प्रकृति, अधिकार और निवास के आधार पर। तो जैसे देखो, अभिविन्यास का परिवार मतलब आपका जन्म से रिलेटेड, संगोत्री परिवार मतलब संबंधों की प्रकृति, पितृ सत्तात्मक परिवार मतलब आपका क्या हो गया, अधिकार, और पितृ स्थानीय परिवार मतलब निवास के आधार पर। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर होगा पहला। थोड़ा सा इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि आखिरकार मतलब क्या है। तो देखो, अभिविन्यास का परिवार मतलब जन्म, यानी जहाँ जिसमें कोई पैदा होता है, बेबी पैदा होता है, उसमें माता पिता और भाई बहन क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये स्टार्टिंग फेज है जिसमें बच्चे का जन्म होता है, वो माता पिता बनते हैं, भाई बहन होते हैं। उसके बाद संगोत्री परिवार जो होता है, यानी संबंधों की प्रकृति, इसमें क्या होता है कि ब्लड ब्लड रिलेशन होता है, जैसे मतलब रक्त के संबंध से वो लोग क्या हैं, जुड़े हुए हैं, माता पिता भाई बहन। ठीक है, वहीं अगर हम तीसरे की बात करें, पितृ सत्तात्मक परिवार की, यानी एक अधिकार, यानी घर का जो बड़े होंगे पुरुष में, ठीक है, वो क्या होंगे, आमतौर पे जो डिसीजंस वगैरह हैं, जो निर्णय वगैरह हैं वो लेंगे। तो सबसे जो बड़ा पुरुष है आमतौर पर परिवार निर्णय और संसाधनों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी उनकी जिम्मेदारी होती है परिवार को चलाने की। और जो भी डिसीजंस वगैरह होते हैं वो जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वही लेते हैं। लेकिन अब देख रहे होंगे जो अभी स्टार्टिंग के जो आ चुके हैं फैमिली, उसमें क्या होता है कि अगर बच्चा कमाने लगा है, यानी लड़का कमाने लगा है, तो लड़का डिसीजन लेता है, ना कि पेरेंट्स। पहले ये होता था कि पेरेंट्स क्या होते थे कि वो डिसीजन लेते थे, जो भी घर में होगा, जो भी मेन डिसीजन होते थे वो उनके होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आप वर्तमान समय की बात करें, तो अब यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा कम हो गई है कि अगर माता पिता रिटायर हो गए हैं तो बेटे के ऊपर अगर जिम्मेदारी आती है तो वही डिसीजन लेता है। ठीक है, जो कि एक तरीके से मैं मानती हूँ स्पेशली ये गलत है। यानी पेरेंट्स जितने भी वो हों, लेकिन आपको उनका डिसीजन मानना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे स्वतंत्रता बढ़ रही है तो स्वतंत्रता का गलत उपयोग भी हो रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि भाई अब उनका डिसीजन ही मैटर करेगा, उनका डिसीजन माता पिता को भी मानना पड़ता है। कई बार डिसीजन अच्छे भी होते हैं बट कई बार खराब भी होते हैं। बात करते हैं फोर्थ की, यानी पितृस्थानीय परिवार की। तो निवास के आधार पर वर्गीकृत एक परिवार ये मानता है कि नवविवाहित या परिवार के सदस्य कहाँ रहते हैं, यानी एक तरीके से पति के परिवार के घर में रहते हैं। तो ये आपका फोर्थ होता है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन पहला था ये आपका क्या था, राइट आंसर था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं तो बस इतना ही सजेस्ट करूँगी, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाएं, अपने माता पिता के डिसीजन पे कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। और बस इतना ही ठीक है, क्योंकि आजकल ज़्यादा बोलने लायक है नहीं। तो यहाँ पे देखिए, मानता इंसान वही है। वैसे लोग अपने हिसाब से करते हैं, लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं कि कोई मुझसे क्या सजेस्ट कर रहा है। उनको लगता है कि हम समझदार हैं, हम अपना डिसीजन खुद खुद ले सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली पेरेंट्स का जो आपका हाथ है अपने सर पे वो ज़रूर होना चाहिए, उनके डिसीजन बेस्ट होते हैं हमेशा। यहाँ पे बात करें आपके अभिकथन और कारण की, तो पारिवारिक अव्यवस्था अक्सर बच्चों में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को क्या करती है, जन्म देती है।
वही रीज़न क्या है कि पारिवारिक अव्यवस्था पारिवारिक भूमिकाओं की स्थिरता को बाधित करती है, जिससे बच्चों के लिए अनिश्चितता और समर्थन की कमी पैदा होती है। तो आपको बताना है कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, एक बार यहाँ क्वेश्चन देखिए, फिर आप राइट आंसर देने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन पहला। ठीक है, ये आपका क्या होगा, यानी असर्शन और रीजन आपके दोनों सही हैं और एक दूसरे को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, यानी अभिकथन और कारण दोनों क्या हैं, सत्य हैं और एक दूसरे को सही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो यानी पारिवारिक जो अव्यवस्था है वो अक्सर बच्चों में जो इमोशनल है और जो मनोवैज्ञानिक समस्या है उनको जन्म देती है। जैसे मान लो घर परिवार में कई कुछ क्लेश वगैरह चल रहे हैं, क्लेश मतलब लड़ाई झगड़े टाइप्स, अगर ऐसे चल रहे हैं तो परिवार के जो बच्चे हैं उन पे भी उनका इफेक्ट प्रॉपर तरीके से पड़ेगा। लाइक जैसे लोग रोज डेली किच किच हो रही है, रोज डेली एक दूसरे से बदतमीजी से बात हो रही है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, कोई किसी को कुछ कह रहा है, तो बच्चे जो होते हैं वो अपने आसपास की चीज़ें देख कर ही सीखते हैं। वो आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा तुम ऐसे करो ऐसे करो। वो जो देखेंगे, जिस मैनर से आप बात करते हो, जिस तरीके से आप दूसरों से डील करते हो, जिस तरीके से आप बिहेव करते हो, बच्चे वैसे ही सीखते हैं। और बेसिकली घर पे अगर लड़ाई झगड़े का माहौल है, परिवार में क्लेश है, तो बच्चे के माइंड पे वो इफेक्ट पड़ेगा, बच्चा वैसे ही हरकतें और वैसे ही बिहेवियर धीरे धीरे करने लगता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि घर का जो माहौल है वो बेहतर बनाया जाए, उसके साथ साथ बच्चों से बातचीत की जाए। ठीक है, बीच बीच में ऐसा नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल, जैसे क्योंकि आजकल के लोग जॉब वगैरह करने लगे हैं तो ज़्यादा फोकस उनका उसमें रहता है, लेकिन बेसिकली आपको बच्चों से भी इंटरेक्ट करना चाहिए, तभी वो बेटर हो पाएंगे। तो बात करते हैं ऑप्शन जो पहला है, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। वैसे इस तरीके के क्वेश्चन तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। ये बेसिकली फैमिली से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं इनको हर कोई सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जीवन भर परामर्श और मार्गदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते सही उत्तर आप चुनिए। तो दिया हुआ है, यानी एडोलसेंस के बारे में क्वेश्चन है कि किशोरावस्था के दौरान परामर्श व्यक्तियों को पहचान, निर्माण और साथियों के साथ संबंधों को समझने में क्या करती है, मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है मार्गदर्शन कार्यक्रम केवल शैक्षिक सेटिंग में ही प्रभावी होते हैं और वयस्क या पारिवारिक परामर्श आवश्यकताओं के लिए शायद ही कभी लागू होते हैं। तीसरा है आपका बाद के वयस्कता में परामर्श अक्सर भूमिका परिवर्तनों जैसे सेवानिवृत्त और हानि से निपटने पर केंद्रित होता है, जो आत्म अवधारणा को प्रभावित करते हैं। और चौथा है बचपन में मार्गदर्शन का मुख्य उद्देश्य भावनात्मक और सामाजिक विकास के बजाय कैरियर विकल्पों और शैक्षणिक योजनाओं का समर्थन करना है। तो ये चारों ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, वहीं एक बार आप इंग्लिश में देख लें इसका, फिर आप बताइए इनमें से कौन कौन से जो आपके ऑप्शंस हैं वो आपके सही होंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया है क्वेश्चन को, अदरवाइज जो पूरे ऑप्शंस हैं वो आपको क्लियर दिखते नहीं इस वजह से। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो ऑप्शंस हैं वो सही होंगे। काउंसलिंग के बारे में आपसे पूछा गया है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काउंसलिंग एंड गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस और जो आपका काउंसलिंग है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें राइट आंसर की, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो देखते हैं आपका जो राइट आंसर है वो 1 और 3 है। ठीक है, केवल 1 और आपका 3 आपका क्या है, राइट आंसर है। यानी कहा गया है कि किशोरावस्था के दौरान परामर्श व्यक्तियों को पहचान, निर्माण और साथियों के साथ संबंधों को समझने में क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है। वहीं अगर बात करें तो तीसरा है कि बाद के वयस्कता में परामर्श अक्सर भूमिका परिवर्तनों जैसे सेवानिवृत्त और हानि से निपटने पर केंद्रित होती है, जो आत्म अवधारणा को क्या करती है, इफेक्ट करती है, यानी प्रभावित करती है। तो आपका जो पहला है, ठीक है, ये आपका सही है और आपका जो तीसरा है ये आपका सही है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा, तो देखिए किशोरावस्था के दौरान परामर्श आवश्यक है क्योंकि यह युवा व्यक्तियों को पहचान, निर्माण
और साथियों के प्रभाव और सामाजिक दबावों की जटिल प्रक्रियाओं को नेविगेट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। और इस प्रकार क्या होता है, विकासात्मक चरण के दौरान ये इम्पोर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो जो आपकी किशोरावस्था है यानी अडोलसेंस है, अडोलसेंस ऐसी एज होती है जहाँ पे बच्चे का निर्णय ही आगे का फ्यूचर तय करता है। और कई सारी बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटली बच्चे का प्रोग्रेस किस तरीके से होता है वो भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। तो बच्चा इसमें क्या होता है, काफ़ी सारा उलझा होता है। यानी इसीलिए स्टेनले हॉल महोदय जी ने कहा था कि जो किशोरावस्था है वो तनाव और तूफान की अवस्था है। क्या कहा था, तनाव और तूफान की अवस्था, क्योंकि ये ऐसा एज है कि जहाँ पे बच्चे के आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, बच्चे के खुद के साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको वो डील नहीं कर पाता एक साथ। ठीक है, अगर हमारे फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, मेंटली चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको डील करने में थोड़ा सा उनको समस्या होती है बच्चे को कि आखिरकार किस पाथ पे जाना चाहिए। कई सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, बच्चा हर चीज़ को करना चाहता है लेकिन उसको सही पाथ नहीं पता चल पाता। तो यहाँ पे कई सारे प्रॉब्लम्स तो होते हैं। और किशोरावस्था ऐसी एज है, अगर आप बिगड़ गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, या तो आप संभल गए तो बहुत अच्छे रास्ते पे चले जाओगे। तो यहाँ पे ज़रूरत होती है अपने पेरेंट्स की सलाह लेने की और सही रणनीति की, यानी ऐसे गाइडेंस की ज़रूरत होती है जिससे वो आगे सही राह पे चल पाए। ठीक है, और यहाँ पे अगर गड़बड़ हुआ तो फिर लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ता है। तो ये रहा आपका। और यहीं पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक सेकेंड, हाँ, पूछा गया है कि घरेलू हिंसा के संबंध में आपके जो कथन दिए गए हैं, स्टेटमेंट पहला और दूसरा, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, घरेलू हिंसा का बच्चों पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित ना हो। और दूसरा कथन है, घरेलू हिंसा से निपटने वाले कानून केवल शारीरिक शोषण पर ध्यान केंद्रित करते हैं और परिवार के भीतर भावनात्मक या वित्तीय शोषण को कवर नहीं करते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि पहले भी मैंने इस टेक्निक के बारे में आपसे बात की है कि जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो उनको काफ़ी अच्छे से पढ़ें। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली, और जहाँ ओनली आ जाए उसको थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो आपको बोला गया है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन क्या है आपका कि जो आपके घरेलू हिंसा के संबंध में आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका कथन पहला है ये तो आपका सत्य है, और जो कथन सेकेंड है ये आपका गलत है। कैसे, देखो, घरेलू हिंसा का बच्चों पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है भले ही वे प्रत्यक्ष रूप से पीड़ित ना हो। ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार हो रहा है जिससे वो उस तरीके के हो गए हैं। अगर वो अपने आसपास भी ऐसा बिहेवियर देख रहे हैं, ऐसा अत्याचार देख रहे हैं, ऐसी हिंसा देख रहे हैं, तो तब भी उनके, जैसे मान लो अगर जैसे कोई छोटा बच्चा है या आप ही अपने आप को ही कर लो, आपके सामने किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी को पीटा जा रहा है, किसी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं और हर बार ऐसा हो रहा है, आप केवल देख रहे हैं, तो आपको क्या डर नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। आपके सामने किसी को पीटा जा रहा है, किसी के साथ हिंसा हो रही है, तो आप भी उससे इफेक्ट होंगे, भले ही आपके साथ नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी आप उससे इफेक्ट होंगे। तो ऐसे ही सेम बच्चों के साथ भी होता है। अगर आसपास घर में ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं रेगुलर बेसिस पे, या हिंसा हो रही है कहीं पे भी, अगर आप समझ सकते हैं घर के अलावा भी बाहर भी, तो वो बच्चे के माइंड में बहुत बुरा प्रभाव छोड़ता है, बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और वो चाहे उसके साथ हो ना हो वो स्वयं ही डरने लगता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत दिक्कत क्रिएट कर देती हैं। तो आपका जो कथन पहला है वो सही है, लेकिन कथन जो सेकंड है वो आपका गलत है, यानी ऑप्शन जो आपका सी है ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी पहला सत्य है लेकिन कथन जो दूसरा है वो असत्य है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स, इस तरीके से आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहला आपका सही है। तो यहाँ पे बात करें तो जो कथन पहला है वो सही है, क्योंकि जो बच्चे घरेलू हिंसा देखते हैं भले ही उनके साथ सीधे तौर पर वो बिहेवियर ना किया जाए, फिर भी वे चिंता, अवसाद और व्यवहार संबंधी मुद्दों सहित कई सारे वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस अगर बात करें तो वो करते हैं। और यहाँ पे जो वयस्क होने तक बने रहते हैं, मतलब एक तरीके से ट्रॉमा बोल सकते हैं कि बचपन में जो चीज़ें उन्होंने देखी हैं, ऐसा नहीं है
कि जैसे आप बड़े हो जाएंगे तो वो चीज़ें हट जाएंगी। कई बार वो माइंड में हमेशा चीज़ें रहती हैं, और कभी भी आप वैसी ही हिंसा देखते हैं तो वो दिमाग में आपके प्रेशर आता है कि ये चीज़ें ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं। तो ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस होता है, और बहुत लाइफ टाइम ये आपके जहन से निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे हालांकि कथन जो सेकंड है वो गलत है। भारत में घरेलू हिंसा अधिनियम कई घरेलू हिंसा कानूनों में शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय और मनोवैज्ञानिक जो दुर्व्यवहार है वो आपसे क्या है उससे सुरक्षा के प्रावधान शामिल है। और वहीं अगर हम बात करें तो ये कानून मानते हैं कि घरेलू हिंसा शारीरिक नुकसान से परे है, और इसमें नियंत्रण और जबरदस्ती के अन्य रूप भी शामिल हो सकते हैं। पूछा गया है कि उस प्रथा को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने पिता की वंशावली के माध्यम से अपने वंश का पता लगाते हैं। ऑप्शन है आपके मातृवंशी, बी है द्विरेखी, सी है पितृवंशी, और डी है आपका एक रेखी। तो क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, और एक बार यहाँ इंग्लिश में देख लें, फिर आप राइट आंसर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं छोटा कर देती हूँ ताकि सारे ऑप्शंस आपको दिखें। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन सी। ठीक है, पितृवंशी। ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट आंसर है। यानी जो बच्चे हैं वो पिता के वंश से संबंधित माने जाते हैं, ना कि माँ के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर है। तो पितृवंशी वंश पिता के वंशावली के माध्यम से रिश्तेदारी का पता लगाने की एक प्रणाली है, जिसमें पितृवंशी समाजों में विरासत और पारिवारिक संबंध पुरुष वंश द्वारा क्या किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, ना कि माता के। ठीक है, तो जैसे पुरुष होते हैं यानी जहाँ लड़की की शादी हुई है तो अब वो पत्नी बन गई, तो वहाँ से उनका जो वंश वो मतलब वंश है वो माना जाएगा, ना कि जहाँ से मम्मी है वहाँ से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके जानने लायक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार का विवाह विभिन्न सामाजिक वर्गों के दो लोगों के बीच औपचारिक मिलन होता है जिसका उद्देश्य अक्सर सामाजिक या आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है। ठीक है, ऑप्शंस हैं संगोत्र विवाह, बी है बहिर्विवाह, सी है अति विवाह, और डी है एक विवाह। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार का विवाह विभिन्न सामाजिक वर्गों के दो लोगों के बीच औपचारिक मिलन होता है जिसका उद्देश्य अक्सर सामाजिक या आर्थिक स्थिति में सुधार करना होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार आप इंग्लिश में देखें और फिर राइट आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, सो ऑप्शन जो सी है यानी अति विवाह इसका क्या है, सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या होगा, अति विवाह इसका सही उत्तर है। देखो यहाँ पे अगर हम संगोत्री विवाह की बात करते हैं तो संगोत्र विवाह मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि एक ही गोत्र के हैं और वहाँ पे शादी करना थोड़ा सा लोगों को लगता है कि आने वाले फ्यूचर में उनका जो फ्यूचर होगा वो थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम्स वाला हो। जैसे मान लो एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ ब्राह्मण का, तो जैसे मतलब पंडितों में क्या होता है कि कई सारे गोत्र होते हैं, तो मान लो जैसे कि कानकुब्ज जो ब्राह्मण जो होते हैं उनका मान लो भरद्वाज गोत्र है। ठीक है, अब भरद्वाज गोत्र जैसे मान लो लड़की का भरद्वाज गोत्र है और जो अब लड़का ढूंढा जा रहा है अगर वो भी भरद्वाज गोत्र का होगा तो फिर वहाँ पे शादी नहीं होगी। रीज़न क्या होता है, शादी लेने में क्या होता है कि जो कन्यादान होता है वो माता पिता नहीं कर सकते, किसी और के हाथों फिर आपको कन्यादान कराना पड़ता है। और कहते हैं कि अगर ऐसे विवाह किया जाता है तो बच्चे की जो लाइफ है मतलब भाई लड़की का जो आगे फ्यूचर है उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए संगोत्री विवाह लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप जैसे मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया। सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि संगोत्री विवाह में शादी करना सफल नहीं होगा अगर आप शादी कर देते हैं। तो इस तरीके से जो होता है वो होता है। बाकी जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या है, ऑप्शन सी है, यानी अति विवाह आपका सही ऑप्शन है। यानी सामाजिक वर्गों के दो लोगों के बीच औपचारिक मिलन होता है जिसका उद्देश्य अक्सर सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या पाना है, सुधार करना है। ये आपका क्या है, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यानी एक तरीके से क्लास और जो स्टेटस के चक्कर में शादी होती है वो आपका होता है ऑप्शन सी। सो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चे कमेंट करने में बहुत संकोच करते हैं, तो संकोच मत कीजिए। कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लगता है कमेंट करने में। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरे बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं। एंड आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो केवल प्रैक्टिस पे डिपेंड ना रहें। अपने आप से अगर मेहनत करेंगे ना तो उससे आपको ज़्यादा अचीवमेंट मिलेगी। कैसे? जैसे हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा ही रहे हैं मेरे साथ साथ। उसमें से देखिए ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कई बार रिवाइज हुए हैं, मतलब रिपीट हुए हैं। उन टॉपिक्स को सर्च करके उनसे संबंधित जो थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनको करिए। मानती हूँ कि आप जैसे क्लास पैड क्लास नहीं आपने लिया हुआ है, तो आप सिंपल सा एक काम कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री मटेरियल्स हैं, अवेलेबल हैं आपके ऑनलाइन, वहाँ से देख सकते हैं। वरना यूट्यूब में भी बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर ऐसे तैयारी करेंगे तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएंगे, लेकिन केवल अगर आप प्रैक्टिस पे डिपेंड हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए जेआरएफ क्वालिफाई। नेट तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन जेआरएफ निकालने में आपको दिक्कत होगी। इसलिए मेरा सजेशन केवल यही है कि थोड़ा सा अब मौका है खुद से मेहनत करने का। फॉर्म आ ही चुके हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। और आपकी अगर पीजी वगैरह की बुक है, यानी एमए वगैरह आपने किया है, उसकी जो बुक है आप उसको पढ़ सकते हैं। आपके इग्नू के जो नोट्स हैं आप उसको पढ़ सकते हैं, और फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं आपको। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जहाँ आपको फ्री मटेरियल्स भी मिलेंगे। दोनों लैंग्वेज में होंगी, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको हेल्प होगी। तो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, कोई अदर आपका फ्यूचर नहीं बनाएगा। इसके लिए आपको स्मार्ट चीज़ें करनी पड़ेंगी, सोचना पड़ेगा अदर बच्चों से बेहतर कि और क्या अच्छा हो सकता है। कई सारे बच्चे केवल प्रैक्टिस ही करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि हमारी चीज़ें सब अच्छी होंगी, हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। अच्छा उन्हीं का होता है जिन्होंने थ्योरी भी पढ़ी है। कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होते हैं, क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए सजेशंस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, एंड बहुत जल्द आपको इसकी प्रॉपर क्लास मिलेंगी। मैं इसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि गैपिंग कर करके क्लासें मिले, क्योंकि अब आपको भी तैयारी अच्छे से करनी होगी। तो बहुत जल्द आपको इससे संबंधित लगातार क्लासेस मिलेंगी। कहीं आपको टॉपिक्स मिलेंगे, कहीं आपको थ्योरीज मिलेंगी, कहीं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नए ट्रेंड के जो क्वेश्चन हैं उनको भी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।